हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पक्का में। तो आज की क्लास हमारी मॉक टेस्ट 6 होने वाला है। ठीक है, हम आज करने वाले हैं कंप्यूटर का रिवीजन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंप्यूटर रजिस्टर होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड फ्रॉम मेमोरी एंड एग्जीक्यूटेड। तो कौन सा कंप्यूटर रजिस्टर मेमोरी से लाए जाने वाले और निष्पादित किए जाने वाले अगले निर्देश का पता यानी कि एड्रेस रखता है, तो वो कौन सा होता है? वो आपका हो जाता है प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर होता है, जो कि प्रोग्राम काउंटर क्या होता है कि वो क्या करता है कि जो अगले एग्जीक्यूट होने वाले इंस्ट्रक्शन का क्या है, एड्रेस रखता है। ठीक है, पता रखता है। तो वो होता है आपका प्रोग्राम काउंटर। और जो प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है कि जो सीपीयू हर इंस्ट्रक्शन के बाद एग्जीक्यूट होने के बाद जो पीसी को अगले इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पर क्या करता है, अपडेट करता है। ठीक है, अगले इंस्ट्रक्शन पर क्या करता है, अपडेट करता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का जो क्रम होता है वो पीसी के माध्यम से ही नियंत्रित होता है। किसके माध्यम से? पीसी के माध्यम से ही क्या होता है, वो नियंत्रित होता है। क्या? जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, प्रोग्राम एग्जी ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जो आपकी जंप हो गया, कॉल हो गया, ठीक है, या फिर ब्रांच इंस्ट्रक्शंस हो गए, इनके समय क्या है, पीसी का मान बदल जाता है। ठीक है, किसके समय? जंप, कॉल, ब्रांच इंस्ट्रक्शन के समय क्या है, पीसी का जो मान होता है वो बदल जाता है। ठीक है ना। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ऑल्सो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। ये याद रखना। ठीक है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को क्या कहा जाता है। तो कुछ ही प्रोसेसर में कहा जाता है। ठीक है, क्या प्रोग्राम काउंटर को कुछ ही प्रोसेस में क्या कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। बात करें जो एमएआर होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में ये उस मेमोरी के एड्रेस को रखता है जहां से डेटा पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। क्लियर है? जहां से डेटा को पढ़ा भी जाता है और लिखा भी जाता है, उस मेमोरी एड्रेस को ये क्या है, रखता है। बात करें जो एक्यूमुलेटर होता है, एसी, इसमें क्या होता है कि जो अरिथमेटिक और आपके लॉजिकल ऑपरेशंस के क्या करता है, जो परिणाम होते हैं यानी कि रिजल्ट होते हैं, उन्हें अस्थायी रूप यानी कि टेम्पररी रूप से क्या करता है, कलेक्ट करता है। ठीक है, टेम्पररी रूप से क्या करता है, कलेक्ट करता है। ठीक है, जो आपके लॉजिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं उन्हें। ठीक है, क्लियर है। बात करें कि जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, इसमें क्या है कि जो कि प्रेजेंट में हो रहे एग्जीक्यूट, ठीक है, जो प्रेजेंट में एग्जीक्यूट हो रहे इंस्ट्रक्शन को ही ये क्या करता है, रखता है। ठीक है, प्रेजेंट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस को ये क्या करता है, रखता है। क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, प्रोग्राम काउंटर। तो ये याद रखना। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटी प्रोग्राम्स फाइंड एंड एलिमिनेट्स अननेसेसरी फ्रेगमेंट्स ऑफ फाइल ऑन अ हार्ड ड्राइव टू रीअरेंज यूज स्पेस एंड स्पीड अप डिस्क एक्सेस। तो निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम हार्ड ड्राइव पर फाइलों के अनावश्यक टुकड़ों को व्यवस्थित करके डिस्क की गति को बढ़ाता है? तो वो कौन सा होता है आपका? वो हो जाता है आपका, जो डिस्क की गति को बढ़ाता है वो होता है डिस्क डीफ्रेगमेंटर। ठीक है, क्या होता है, डिस्क डीफ्रेगमेंटर होता है। वो क्या करता है, जो हार्ड डिस्क की फ्रेगमेंटेड फाइल होती है ना, ठीक है, उनको क्या करता है, व्यवस्थित रखता है। ठीक है, व्यवस्थित करता है। जो आपकी ये फ्रेगमेंट, ठीक है, जो कि हार्ड डिस्क की फाइल, फ्रेगमेंटेड फाइल को क्या करता है, व्यवस्थित करता है। अब पहले बात करते हैं जो ये फ्रेगमेंटेड फाइल कौन कौन सी हो गई। ठीक है, फ्रेगमेंटेड फाइल क्या होती हैं? ठीक है, तो इससे जो फ्रेगमेंटेड फाइल होती है, इससे क्या होता है कि जो फाइल की एक्सेस होती है, वो जो
फाइल की असेस करने की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन ये फाइल फ्रेगमेंटेड होता क्या है? तो जो फाइल फ्रेगमेंटेड होती हैं वो फाइलें होती हैं जिनके सभी हिस्से क्या होते हैं कि हार्ड डिस्क में एक साथ ना होकर के क्या होते हैं, अलग-अलग होते हैं, ठीक है? एक साथ ना होकर के वो क्या होते हैं, अलग-अलग बिखरे हुए होते हैं, ठीक है? अलग-अलग जगह पे क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। उन्हें स्कैटर्ड भी बोला जाता है, ठीक है? क्या बोला जाता है? स्कैटर्ड। क्लियर है? ठीक है, स्कैटर्ड जो अलग-अलग बिखरे हुए होते हैं। तो जो फाइल्स अलग-अलग होती हैं, मान लो कि आपके पास 100 पेज की एक किताब है, ठीक है? या फिर आपके पास 100 पेज की एक फाइल है। आपने उसको कहीं पे 10 पेज को आपने कहीं पे स्टोर कर दिया, आपने 10 पेज को कहीं पे भी स्टोर कर दिया और 10 पेज को कहीं पे भी कर दिया, ठीक है? या फिर आपके पास जो बुक्स है उसका कुछ हिस्सा कहीं पे है, कुछ हिस्सा कहीं पे है, मतलब वो बिखरा हुआ है, ठीक है? इससे क्या होता है कि पूरी किताब को या फिर डॉक्यूमेंट फाइल को पढ़ने में टाइम लगेगा, ठीक है? तो ठीक इसी तरीके से क्या होता है, जो हार्ड डिस्क के अलग-अलग स्थानों पर ये क्या है कि बिखरे हुए होते हैं, तो उसे ही बोलते हैं हम फ्रेगमेंटेड फाइल्स, ठीक है? क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेड फाइल बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि हार्ड डिस्क की फ्रेगमेंटेड फाइल्स होती है जो कि इसके अंदर व्यवस्थित होती हैं, ठीक है? क्लियर है? हार्ड डिस्क के अंदर। तो इससे क्या होता है कि जो हार्ड डिस्क की जो परफॉर्मेंस होती है उसमें भी क्या है, सुधार आता है, ठीक है? जो फ्री स्पेस होता है उसको भी ये क्या करता है, व्यवस्थित करता है, ठीक है? तो ठीक है? अब बात करें जो एसएसडी होता है उसमें क्या होता है, डीफ्रैगमेंटर की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? चलिए अब बात करें कि जो डिस्क क्लीन अप होता है, ये डिस्क क्लीन अप क्या होता है, जो कि आपकी जरूरतमंद जो फाइलें होती हैं उनको ये हटाता है, ठीक है? डिस्क फाइलें जो होती हैं, सॉरी, डिस्क क्लीनअप जो होता है। बात करें जो ये बैकअप यूटिलिटी होता है, अब बैकअप यूटिलिटी क्या होता है? जो बैकअप यूटिलिटी होता है वो क्या है, डेटा का बैकअप करता है, ठीक है? डेटा का बैकअप करता है। तो इसमें क्या हो जाता है, डेटा बैकअप, ठीक है? और जो सिस्टम रीस्टोर होता है उसमें क्या होता है कि जो सिस्टम होता है उस सिस्टम को पुराने सिस्टम से क्या करता है, वापस लेके आता है, ठीक है? तो सिस्टम को ये क्या करता है कि पुराने रीस्टोर पॉइंट पर क्या है, वापस ले जाता है। ये होता है आपका सिस्टम रीस्टोर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इन कंप्यूटर पेरिफेरल्स व्हाट डज हॉट स्वैपिंग, ठीक है, मींस हॉट स्वैपिंग मींस क्या होता है, कंप्यूटर पेरिफेरल के संदर्भ में हॉट स्वैपिंग का क्या अर्थ है? जो आपका हॉट स्वैपिंग होता है वो क्या होता है कि जो कंप्यूटर चालू रहता है, ठीक है, कंप्यूटर के चालू रहने पर ही उसको बिना रीस्टार्ट करे ही क्या है, डिवाइस को जोड़ना या हटाना। तो कनेक्टिंग और डिस्कनेक्टिंग डिवाइस व्हाइल द कंप्यूटर इज रनिंग विदाउट रीस्टार्टिंग इट। क्लियर है ना? मतलब कि कंप्यूटर चालू रहने पर बिना रीस्टार्ट किए हुए ही क्या करना, डिवाइसेस को जोड़ना और हटाना, ये होता है आपका हॉट स्वैपिंग। यानी कि जो हॉट स्वैपिंग का मतलब ही यही होता है कि कंप्यूटर चालू रहते हुए ही डिवाइसेस को जोड़ना और हटाना। इससे क्या होता है कि सिस्टम को रीस्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ती है। जो इसका मेन एग्जांपल हो जाएगा जैसे कि यूएसबी हो गया, ठीक है। अब उससे क्या होगी कि समय की बचत होती है, ठीक है। तो ज्यादातर जो सर्वर और जो स्टोरेज सिस्टम को क्या है इसमें उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन नेट न्यूट्रलिटी एंड नेटवर्किंग व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रैफिक शेपिंग और पैकेट शेपिंग। तो नेट न्यूट्रलिटी और नेटवर्किंग में ट्रैफिक शेपिंग का मुख्य पर्पस क्या है? अब जो ट्रैफिक शेपिंग से ही पता चल रहा होगा कि ये क्या है, एक नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो जो ट्रैफिक शेपिंग होता है वो क्या है कि नेटवर्क ट्रैफिक को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। इसका जो मेन एग्जांपल हो जाएगा बैंडविड्थ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो टू डिले सम पैकेट सो दैट द नेटवर्क ट्रैफिक कंफर्म्स टू अ डिजायर प्रोफाइल एंड लिमिट बैंडविड्थ वेस्टेज। तो कुछ पैकेट को नियंत्रित करके नेटवर्क ट्रैफिक को व्यवस्थित करना और बैंडविड्थ की बचत करना, ठीक है, बैंडविड्थ की बचत करना। तो जो बैंडविड्थ है इसका बेहतर उपयोग हो जाए, मतलब इसमें क्या होता है कि जो कंजेशन होते हैं, ठीक है, कम करने में क्या होती है, इनको हेल्प मिलती है, ठीक है, कंजेशन को। क्लियर है? तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो होता है डेटा को ही प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है।
क्लियर है। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस लागू करने के लिए भी ये काफी हेल्पफुल रहता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ईमेल ऑथेंटिकेशन मेथड यूजेस अ डीएनएस रिकॉर्ड टू लिस्ट ऑल ऑथोराइज्ड आईपी एड्रेस दैट आर परमिटेड टू सेंड ईमेल ऑन बिहाफ ऑफ अ स्पेसिफिक डोमेन। तो निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल प्रमाणीकरण यानी कि विधि डीएनएस रिकॉर्ड का उपयोग करके अधिकृत आईपी पतों की सूची बनाती है? तो वो कौन सा हो जाता है जो आईपी पतों की सूची बनाती है? ठीक है, तो वो आपका हो जाता है सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क, एसपीएफ। ठीक है, ये क्या है जो एसपीएफ है, ये क्या है, एक ईमेल ऑथेंटिकेशन की क्या है, ये टेक्निक है, तकनीक है। ठीक है, किसकी? ईमेल ऑथेंटिकेशन। क्लियर है। तो इसमें क्या होता है कि ये डीएनएस में क्या है, मेल सर्वर की सूची रखता है। किसकी? मेल सर्वर की सूची रखता है, यानी कि लिस्ट रखता है। किसकी? मेल सर्वर लिस्ट का रिकॉर्ड रखता है, आप ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है ना। क्या करता है, जो फेक ईमेल्स भेजने से ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान कराता है। ठीक है, ईमेल स्पूफिंग, जो स्पूफिंग होती है, ईमेल स्पूफिंग में ये भी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो कल कराया था एक DKIM। ठीक है, तो जो DKIM होते हैं और एक डी मार्क होता है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, सुरक्षा देते हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो बात करें जो POP है, POP3, तो ये क्या करता है, ईमेल प्राप्त करने का, ये क्या है, ईमेल को एक्सेप्ट करने का प्रोटोकॉल है। ठीक है, ईमेल एक्सेप्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, और जो IMAP है, IMAP क्या होता है, ईमेल सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल है ये। ठीक है, क्या होता है, ईमेल सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, और जो TLS होता है आपका, ठीक है, TLS क्या होता है, तो ठीक है, सुरक्षित डेटा संचार के लिए होता है, यानी कि एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल। क्या होता है, एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल। ठीक है, एनक्रिप्ट का मतलब ही होता है सिक्योर करना, सुरक्षित रखना। ठीक है, डेटा को। बात करें कि इन प्रिंटर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन प्रिंटर टेक्नोलॉजी विच टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर फॉर्म कैरेक्टर एंड इमेज बाय स्प्रेइंग टिनी ड्रॉप ऑफ लिक्विड इंक डायरेक्टली ऑन टू द पेपर। तो प्रिंटर तकनीक में कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, कागज पर तरल स्याही की छोटी बूंदे को छिड़ककर प्रिंट करता है। तो स्याही की छोटी बूंदे छिड़ककर कौन सा प्रिंट करता है, वो होता है आपका इंकजेट प्रिंटर होता है। ये क्या करता है कि जो स्याही की जो बूंदे होती है उनको छिड़क कर ये क्या करता है, प्रिंट करता है। ये ठीक है ना, प्रिंट करता है। तो ये क्या है, एक कलर प्रिंटिंग के लिए ये क्या है, बेस्ट है, फेमस है। ठीक है, कलर प्रिंटिंग के लिए। क्लियर है ना। तो ये कौन सा होता है आपका, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। क्लियर है। तो इस ये क्या है कि जैसे होम में, घर में यूज करने के लिए हो गया, या ऑफिस में यूज करने के लिए ये काफी यूजफुल होता है। तो ये क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। कौन सा, इम्पैक्ट। ठीक है, और जो लेजर प्रिंटर होता है ये क्या होता है आपका, टोनर और टोनर। जो लेजर प्रिंटर होता है ये टोनर और लेजर बीम का उपयोग करता है। ठीक है, किसका, लेजर बीम का उपयोग करता है। क्लियर है ना। तो बात करें जो थर्मल प्रिंटर होता है, ये आपका क्या होता है, हीट बेस्ड प्रिंटिंग होती है इसमें। ठीक है, हीट जो बेस्ड प्रिंटिंग होती है वो करता है ये। ठीक है, हीट बेस्ड प्रिंटिंग। क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसको जरूर कर लेना, यहाँ प्रिंटिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS वर्ड इफ यू वांट टू अप्लाई अ स्पेसिफिक फॉर्मेट लाइक बोल्ड, रेड, इटैलिक, ठीक है, फ्रॉम वन पीस टू टेक्स्ट टू मल्टीपल अदर पीसेस ऑफ टेक्स्ट क्विकली, विच टूल शुड यू डबल क्लिक? ठीक है, तो MS वर्ड में यदि आप किसी एक टेक्स्ट का फॉर्मेट कई अन्य टेक्स्ट पर जल्दी से लागू करना चाहते हैं तो किस टूल पर डबल क्लिक करेंगे?
तो किस टूल पे डबल क्लिक करेंगे? तो किसके करेंगे? वो हम करेंगे फॉर्मेट पेंटर पे, ठीक है, डबल क्लिक करेंगे। तो डबल क्लिक करने पर क्या है, इसको कई बार उपयोग में किया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, जो फॉर्मेट पेंटर होता है वो क्या होता है, एक फॉर्मेटिंग कॉपी होता है। ये क्या करता है, एक फॉर्मेटिंग कॉपी करता है, ठीक है। ठीक है, तो इसको क्या है कि ये जो डबल क्लिक करने पर इसको क्या है, कई बार उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि फ़ॉन्ट हो गया, कलर हो गया, साइज़ हो गया, ये सब क्या है, कॉपी किए जा सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो आपकी समय की क्या होती है, बचत होती है, ठीक है। समय की क्या होती है, बचत होती है। तो कार्य पूरे होने के बाद यानी कि काम पूरा होने के बाद जो ईएससी ईएससी को दबाकर बंद किया जा सकता है, क्लियर है ना? तो बोल्ड आइकन क्या होता है, जो आपका टेक्स्ट होता है उसको मोटा करने के लिए होता है। स्टाइल गैलरी होती है, ठीक है, जो आपको स्टाइल वगैरह देती है। रिप्लेस टूल होता है, आपको किसी वर्ड को एक्सचेंज करना है किसी से, वो आपका टेक्स्ट बदलता है, ठीक है, रिप्लेस टूल होता है। चलिए बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एमएस एक्सेल व्हाट इज द डिफॉल्ट सेल अलाइनमेंट फॉर टेक्स्ट लेबल एंड नंबर वैल्यूज रिस्पेक्टिवली। तो एमएस एक्सेल में टेक्स्ट और नंबर का डिफॉल्ट सेल अलाइनमेंट क्या होता है, डिफॉल्ट का अलाइनमेंट क्या होता है, क्या होता है? तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा, ठीक है। जो टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट अलाइन होता है और नंबर होता है राइट अलाइन। तो टेक्स्ट बाईं ओर और नंबर दाईं ओर रहता है इसमें, ठीक है। वो होता है आपका टेक्स्ट टेक्स्ट डिफॉल्ट रूप में क्या होता है कि लेफ्ट अलाइन होता है, ठीक है। क्या होता है, लेफ्ट अलाइन होता है। और जो नंबर डिफॉल्ट रूप से क्या होता है, राइट अलाइन होता है। तो ये दोनों क्या है, इनको पहचानना आसान हो जाता है। और जो हमारे नीड के अकॉर्डिंग क्या होता है, अलाइनमेंट को बदला जा सकता है, ठीक है ना। तो ये एक्सेल का एक डिफॉल्ट आप कह सकते हो बिहेवियर होता है, ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इन ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ सिचुएशन वेयर टू और मोर प्रोसेसेस are unable to process because each is waiting for the other to release a resources is called। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में वे स्थिति क्या कहलाती है जहां दो या दो से अधिक प्रोसेस एक दूसरे द्वारा रिसोर्स छोड़े जाने का इंतजार करते रहते हैं, तो वो क्या कहलाता है? तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डेडलॉक, ठीक है। क्या कहलाएगा, डेडलॉक। तो डेडलॉक में क्या होता है, दो या दो से अधिक प्रोसेसेस क्या करते हैं, एक दूसरे का इंतजार करती है, कोई भी प्रोसेस क्या है आगे नहीं बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये रिसोर्सेज एलोकेशन की समस्या होती है, किसकी प्रॉब्लम होती है, रिसोर्स एलोकेशन की, ठीक है। ठीक है ना। तो इसको क्या है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको रोकने के लिए ना काफी मेन जो टेक्निक्स होती हैं वो होती हैं। तो ये क्या करता है, जो सिस्टम की परफॉर्मेंस को भी क्या करता है, अट्रैक्टिव करता है, यानी कि प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, डेडलॉक। तो अब बात करें कि जो स्पूलिंग होता है ये क्या होता है, प्रिंटेड क्यूई बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, ये प्रिंटिंग क्यूई बनाता है ये, ठीक है, बनाती है। और जो थ्रेडिंग होती है वो क्या होती है कि प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स बनाना, ठीक है, किसके, प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स, ठीक है। ये होता है आपका क्या होता है, थ्रेडिंग। बात करें कि कैशिंग क्या होता है, कैशिंग होता है फास्ट एक्सेस के लिए, ठीक है, डेटा को स्टोर करना, मतलब फास्ट एक्सेस के लिए डेटा को स्टोर करना, के लिए डेटा को स्टोर करना, डेटा स्टोर करना, ठीक है। ये होता है आपका कैशिंग। अब ये ऑप्शन में से क्या है, आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें एक बार जरूर कर लेना, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच डिजिटल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क और नेटवर्क इज यूज्ड बाय बैंक इन इंडिया फॉर बैच वाइज हाई वॉल्यूम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेटल एट स्पेसिफिक आवरली इंटरवल्स।
तो भारत में बैच वाइज और भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर के लिए किस डिजिटल भुगतान प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो किस डिजिटल भुगतान प्रणाली का उपयोग किया जाता है? क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो क्या आंसर हो जाएगा? नेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, नेफ्ट जो होता है ये क्या होता है? बैच बेस्ड फंड ट्रांसफर होता है। ठीक है, क्या होता है? ठीक है, ट्रांसफर सिस्टम होता है ये। क्लियर है? तो इसको एक बार आप जरूर कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नेफ्ट से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये आपका आया था आरबीआई के द्वारा। ठीक है, आरबीआई के द्वारा इसको विकसित किया गया था। तो हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन के लिए इसको, ये क्या है, काफी यूजफुल है। किसके लिए? हाई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम के लिए क्या है? यूजफुल है। क्लियर है? तो पूरे भारत में इसका उपलब्ध उपलब्ध होता है ये। ठीक है, पूरे भारत में ये उपलब्ध है। क्लियर? तो आरटीजीएस की तरह ये क्या होता है कि रियल टाइम नहीं होता है। ठीक है, आरटीजीएस जो होता है आपका रियल टाइम हाई वैल्यू ट्रांसफर होता है। ठीक है, रियल टाइम हाई वैल्यू ट्रांसफर होता है ये, रियल टाइम हाई वैल्यू ट्रांसफर। याद रखना इसको। ठीक है, जो आईएमपीएस होता है ये आपका इंस्टेंट ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये जो आईएमपीएस होता है ये क्या होता है? इंस्टेंट ट्रांसफर। ठीक है, और जो यूपीआई होता है वो आपका क्या होता है? ये इंस्टेंट पेमेंट होती है इसमें। ठीक है, यूपीआई में मोबाइल बेस्ड होता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन साइबर सिक्योरिटी अ टाइप ऑफ अटैक वेयर हैकर इंटरसेप्ट एन एक्टिव लॉगिंग सेशन टोकन टू impersonate a legitimate user without knowing their password is known as। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, तो साइबर सुरक्षा में सक्रिय लॉगिंग सेशन टोकन को चुराकर किसी उपयोगकर्ता का रूप धारण करने वाले हमले को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं कि जो किसी टोकन को चुराकर किसी यूजर्स का रूप धारण करके और हमले को, उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? सेशन हाईजैकिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सेशन हाईजैकिंग बोला जाता है उसको। इसमें क्या करता है? जो अटैकर होता है यूजर्स के सेशन, ठीक है, सेशन टोकन को क्या करता है? चुरा लेता है। ठीक है, अटैकर जो होता है यूजर के सेशन टोकन को चुरा लेता है, वो थेफ्ट कर लेता है। ठीक है, तो वो होता है आपका, क्लियर है ना, सेशन हाईजैकिंग। तो इसमें क्या होता है कि जो पासवर्ड को जाने ही बिना क्या है कि अकाउंट एक्सेस बन जाता है। ठीक है, अकाउंट एक्सेस मिल जाता है उसको। ये क्या होता है कि ये वेब सेशन पर हमला है। ठीक है, ये है एक वेब सेशन पर हमला है। ये किस पे होता है? ये वेब सेशन पर, वेब सेशन हमला है ये। ठीक है, HTTPS और जो सिक्योर कुकी, इससे क्या होता है? जोखिम कम होता है। ठीक है, जो एस होता है वो सिक्योर होता है, तो इनसे क्या होता है कि जो रिस्क होता है, जोखिम होता है, वो कम होता है। ये एक बहुत ज्यादा गंभीर साइबर अटैक होता है। ठीक है ना। चलिए बात करें कि जो ब्रूट फोर्स अटैक होता है ये क्या होता है? आपका जो पासवर्ड होता है उसको गैस करना। ठीक है, ब्रूट फोर्स अटैक का क्या मतलब होता है कि पासवर्ड को गैस करना, ये होता है आपका ब्रूट फोर्स अटैक। और जो फिशिंग होता है, धोखाधड़ी से जो डेटा को चुरा लेना। ठीक है, और जो स्पाईवेयर होता है, स्पाईवेयर होता है कि जो यूजर्स की गतिविधियों पर ये क्या करता है? निगरानी रखता है। ठीक है, और ये क्या होता है? फिशिंग जो होता है वेबसाइट द्वारा क्या होता है? जानकारी को चुरा लेता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच टेक्निक अलाउ एआई मॉडल टू ट्रैक बैक decision making steps so that human can understand why it give a specific prediction। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सी तकनीक एआई के निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझने योग्य बनाती है? तो वो कौन सा है एआई को जो समझने योग्य बनाती है?
ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका XAI, यानी कि एक्सप्लेनेबल AI, व्याख्यात्मक AI। तो ये जो होता है XAI, तो एक्सप्लेनेबल AI होता है, ये AI के निर्णय को ये क्या करता है, समझने योग्य बनाता है। ठीक है, जैसे कि हेल्थ केयर और बैंकिंग में ये क्या है, इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है ना, तो AI क्या होता है, एक आप कह सकते हो कि विश्वास बढ़ाता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल, तो जो रिस्पॉन्सिबल AI होता है, ठीक है, वो भी क्या है, AI का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो बात करें जो डीप फेक होता है, डीप फेक क्या होता है आपका, नकली मीडिया बनाता है ये। ठीक है, नकली मीडिया बनाना। ठीक है, तो फेक मीडिया बनाना। और जो डेटा रैंकलिंग होता है, ठीक है, डेटा रैंकलिंग में क्या होता है कि इसमें डेटा को तैयार किया जाता है, डेटा तैयार करना। ठीक है, और जो हार्ड कोडिंग होता है, इसमें क्या होता है कि जो नियम बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है इसमें। ठीक है, रूल्स बेस्ड प्रोग्रामिंग आप कह सकते हैं, प्रोग्रामिंग। क्लियर है ना, ये सारे ऑप्शन एक बार जरूर कर लेना। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है इसका। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के, इन मशीन लर्निंग विच टाइप ऑफ डेटा पार्टीशंस इज यूज्ड टू फाइन ट्यून मॉडल हाइपरामीटर्स एंड प्रिवेंट ओवरफिटिंग बिफोर टेस्टिंग ऑन अ फाइनल डेटा सेट्स। तो मशीन लर्निंग में हाइपर पैरामीटर को ट्यून करने और ओवरफिटिंग रोकने के लिए किस डेटा विभाजन का उपयोग किया जाता है, तो वो किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वो किया जाता है आपका वैलिडेशन सेट का। तो जो वैलिडेशन सेट होता है, ये हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए ही इसको उपयोग किया जाता है। किसके लिए, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए ही इसको यूज किया जाता है। ठीक है ना, क्लियर है। तो जो आपका ये ओवरफिटिंग कम करने में ये क्या करता है, सहायता करता है, हेल्प करता है किसको, ओवरफिटिंग को कम करने के लिए। ठीक है, तो ट्रेनिंग के बाद इसका उपयोग किया जाता है। फाइनल जो इवोल्यूशन होता है, ट्रेनिंग सेट पर होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो फाइनल इवोल्यूशन होता है, जो फाइनल इवोल्यूशन वो किस पे होती है, ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग सेट्स पर ही होती है फाइनल जो इवोल्यूशन टेस्टिंग होती है। तो इसमें क्या होता है, जो मशीन लर्निंग पाइपलाइन भी इसमें क्या है, एक इम्पोर्टेंट भाग होता है। ठीक है, पार्ट होता है, ट्रेनिंग जो सेट होता है। ठीक है, जो मशीन लर्निंग पाइपलाइन होती है, वो भी क्या होता है, एक इसका इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। क्लियर है। बात करें जो ट्रेनिंग सेट होता है, ट्रेनिंग सेट क्या होता है, ट्रेनिंग के लिए होता है ये सेट। ठीक है, और जो टेस्टिंग सेट होता है, टेस्टिंग सेट फाइनल टेस्टिंग के लिए होता है। और जो रो डाटा, तो आपको पता ही होगा, जो रो डाटा सेट होता है वो क्या होता है, अनप्रोसेस्ड डेटा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक इंफॉर्मेशन से पूछ लिया जाता है, एक रो डेटा से। तो रो डेटा होता है आपका अनप्रोसेस्ड डेटा। ठीक है, ये याद रखना, अनप्रोसेस्ड डेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। क्लियर, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, वैलिडेशन सेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन एन आईओटी नेटवर्क व्हाट इज द रोल ऑफ एक्वेटर। ठीक है, तो आईओटी नेटवर्क में एक्चुएटर की क्या भूमिका है, तो ठीक है, तो क्या होती है, जो एक्चुएटर होता है आपका सिस्टम के क्या होता है, वो आदर्शों पर चलता है। ठीक है, आदर्शों पे काम करता है, सिस्टम के आदर्शों पे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। टू कन्वर्ट डिजिटल कमांड फ्रॉम द सिस्टम इनटू फिजिकल एक्शन और मूवमेंट। तो डिजिटल कमांड को भौतिक क्रिया और गति में बदलना, इसका क्या होता है, वो होता है आपका एक्चुएटर। ठीक है, तो एक्चुएटर सिस्टम पर क्या करता है, काम करता है। डिजिटल सिग्नल को फिजिकल एक्शन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, बदलता है। ठीक है, जैसे कि मोटर हो गया, वेल्व हो गया, रिले हो गए, ये सब इसके क्या हो जाते हैं, एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे,
या फिर वेल्व हो गया, ये सारे इसके क्या हो जाते हैं, एग्जाम्पल हो जाते हैं। इसका जो यूज होता है, उपयोग होता है, वो कहाँ होता है, स्मार्ट होम में होता है, और जो आपके इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में भी क्या होता है, ये काफी उपयोग किया जाता है। तो ये सेंसर के विपरीत काम करता है, किसके अपोजिट काम करता है, सेंसर के अपोजिट काम करता है। क्लियर। जो IoT नेटवर्क्स होते हैं वो इंटरनेट के माध्यम से डेटा को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। चलिए बात करें कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्लेटफॉर्म अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव एक्ट एज द यूनिफाइड नेशनल सिग्नल sign on NSSO service, allowing citizen to access multiple government portal with the signal credentials। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया के तहत कौन सा प्लेटफॉर्म नेशनल सिग्नल साइन ऑन सेवा प्रदान करता है, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ये याद कर लेना। ठीक ना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरी पहचान। क्या आंसर हो जाएगा, मेरी पहचान। ये क्या करता है, जो मेरी पहचान, ये क्या है कि भारत का नेशनल सिग्नल साइन ऑन है ये। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है ये, साइन ऑन प्लेटफॉर्म। तो ये लॉगिंग से क्या होता है, इसको लॉगिन करने के बाद जो कई सरकारी सेवाएं का उपयोग किया जा सकता है इसमें। ठीक है ना, ये डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का एक पार्ट है। ठीक है, किसका, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का ये क्या है, एक पार्ट है। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि जो नागरिकों के लिए ऑथेंटिकेशन का जो होता है वो सरल बन जाती है, आसान बन जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे गवर्नमेंट पोर्टल जो होते हैं वो इकट्ठा करता है ये। क्लियर है। बात करें कि मैंने काफी बार बताया है ये तीनों आपको, जो डिजिट लॉकर होता है वो क्या होता है, डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए और शेयर करता है ये। ठीक है, डॉक्यूमेंट को स्टोर करता है। क्लियर है। और जो उमंग होता है, उमंग क्या करता है, ये गवर्नमेंट सर्विस ऐप होती है। कौन सी, गवर्नमेंट सर्विस ऐप है ये। जो माई गवर्नमेंट होती है वो क्या होता है, सिटीजन पार्टिसिपेशन पोर्टल होता है, ये प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, क्या होता है ये, ये होता है आपका सिटीजन पार्टिसिपेशन, ठीक है, प्लेटफॉर्म। इसको याद रखना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज भी हमने करे हैं 15 क्वेश्चन और डिटेल में करे हैं, ऑप्शन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको एक बार जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।